अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नादमारकाए हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना के इस इजलास में वज़ीर आज़म की जानिब से मारकाए हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ इंतहाई अहम फैसले भी लिए गए। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म की जानिब से आला हिकमत अमली और दिलेराना क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की तजवीज़ पेश की गई, जिसे काबीना ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। वफाकी काबीना के इस अहम इजलास में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी फैसला मुत्तफ़िका तौर पर किया गया है। फील्ड मार्शल का ओहदा 5 स्टार और पाकिस्तान आर्मी में सबसे बड़ा ओहदा है, जो कि जनरल एयर मार्शल और नेवल चीफ से ऊपर होता है। इससे पहले ये ओहदा पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ जनरल अयूब खान के पास रहा है। जहां एक जानिब हुकूमत की जानिब से अहम फैसले सामने आ रहे हैं, वही इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात पीटीआई में दिन ब दिन कंफ्यूजन बढ़ती चली जा रही है। पीटीआई की आदत की जानिब से तहरीक अदम एतमाद का शोशा छोड़ने और पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन की जानिब से ऐसी किसी किस्म की तजवीज़ की तरदीद ने पार्टी को एक और कंफ्यूजन में डाल दिया है। एक जानिब तहरीक अदम एतमाद को लेकर पीटीआई की आदत मुतजाद बयानात दे रही है, तो दूसरी जानिब बानी पीटीआई की जेल से रिहाई के लिए क़यादत की जानिब से अब तक किसी खातिर खा कार्रवाई या पेशरफ्त ना होने पर भी पीटीआई की आदत ज़ेरे अताब है। हाल ही में जेल से रिहा होने वाले इबाद फारूक ने पीटीआई की क़यादत को कॉम्प्रोमाइज करार दे दिया है। उनका कहना है कि हमारी क़यादत अपने ओहदों को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, जबकि ऐसा ही इल्ज़ाम अली अमीन गंडापुर की हुकूमत पर भी साबिक सूबाई वजीर शकील अहमद की जानिब से लगाया जा रहा है। शकील अहमद का कहना है कि लोगों ने सूबे में वोट तो इमरान खान को दिया है, लेकिन सूबे में हमारी हुकूमत नहीं बल्कि कॉम्प्रोमाइज हुकूमत काम कर रही है। ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है अली गौहर बलोच साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया। अली गौहर बलोच साहब, सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ मिक्स्ड सिग्नलिंग हो रही है तहरीक अदम एतमाद को लेकर। कभी कहते हैं कि स्पीकर के खिलाफ लेके आई जा सकती है, कभी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लेके आई जा सकती है। असद कैसर साहब ने कहा कि याद रहे कि हम राइट टाइम के ऊपर ये काम जो है वो कर सकते हैं और ये अंडर कंसिडरेशन है। कैसे देख रहे हैं सर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले आती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यकीन, सबसे पहले तो बुनियादी बात ये है कि आईनी तौर के ऊपर कोई भी तहरीक अदम एतमाद जो है वो एक आईनी उसका तरीका है। अगर कोई भी अपोजिशन या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हाउस के अंदर अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहती है वज़ीर आज़म के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ, तो उसको आईन इख्तियार देता है। और अगर वो समझते हैं कि उनके पास नंबर पूरे हैं या नंबर नहीं भी पूरे और वो अगर मतलब है उसको मूव करना चाहते हैं, खास नंबर होती है जिसके जरिए मूव करते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शंस खुली है। हम तो उनको मशवरा देंगे कि वो कोई भी आईनी तरीका, हाँ जिस तरह से आरटीएस सिस्टम बंद करके इन्होंने हुकूमतें बनाई, जिस तरह से हमेशा ये थर्ड एम्पायर की बातें करते थे, जिस तरह से हमेशा इन्होंने आईनी इदारों के साथ टकराव की सियासत की है, हम तो इनको दावत देंगे कि कोई अगर इनके पास आईनी ऑप्शन है तो जरूर इस्तेमाल करें, आईनी तरीके के साथ आए। हम इनकी तरह जिस तरह से इनके डिप्टी स्पीकर ने आइन को तोड़ा, आइन को पामाल किया और हमारी जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसके ऊपर आपने देखा कि इन्होंने किस तरह आइन की धज्जियां उड़ाई थी। हम वो काम नहीं करेंगे। मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से इनको ऑफर भी देता हूँ, दावत भी देता हूँ और इनको चैलेंज भी करता हूँ कि ये जरूर लेकर आए। अगर इनके पास इतना दमखम है तो जरूर आए, वेलकम आए। मतलब है वो इनका आईनी एक हक है और उसको अगर ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें। सर आइन की धज्जियां किसने उड़ाई हैं इस मुल्क में, किसने नहीं, ये बहुत बड़ी बहस है। ये सवाल जो आपने जवाब दिया मैं रखती हूँ अजहर साहब के सामने, लेकिन सर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त पे फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनवाया था? वो 25 लोग पीटीआई के किसने तोड़े थे? पीटीआई जो ईवान छोड़ के चली गई, वो 25 लोग फिर भी बरकरार रहे, ईवान के अंदर सो कॉल्ड ऑपोजिशन का किरदार अदा करते रहे। सर ये भी जो है तारीख में लिखा हुआ है, आइन किसने तोड़ा। आई थिंक इस बहस के अंदर या इतना संगीन, मैं हमेशा कहती होती हूँ गद्दारी के फतवे नहीं जारी करने चाहिए हमें किसी पे भी। हमारे साथ मौजूद है अजहर सिद्दीक साहब। बात नहीं, एक मिनट, बात गद्दारी की नहीं है। आइन तोड़ेंगे तो वही बात है ना सर फिर। ठीक है, बात है आइन को दोबारा लिखने की, जिस तरह से हमजा शबात के केस में दोबारा आइन को लिखा गया था। आइन देखें, आइनी तरीका मौजूद है, जाहिर है जो अरकान आए वो अपनी मर्जी के साथ आए। तो चलिए अभी आप भी कुछ अरकान टूट के सर मर्जी के साथ इनके पास चले जाएं तो फिर ठीक होगा। बात ये है एमक्यूएम ने छोड़ा, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने छोड़ा,
वो इनके इत्तेहादी थे, वो इनके इत्तेहादी ना रहे, इनकी पॉलिसीज से नाना थे, जवाब दे देता हूं, वो इनके साथ नहीं चलना चाहते। मैं अली साहब आपकी तरफ आती हूँ। एक तो सर ये जो अजहर सिद्दीक साहब बात किया ना अली गौहर बलोच साहब ने, मुझे ऐसा लग रहा है सर कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करके आप लोगों ने कुछ गले डाल ली है ये बात अपने। कल भी जो नून लीग के रहनुमा हमारे पास आए उन्होंने भी एग्जैक्टली यही कहा, उन्होंने कहा जी इनको ये जरूर करना चाहिए, हम कहते हैं कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए। एक ख्वाजा आसिफ जो है ना सर, सिर्फ वो कह रहे हैं कि ये कोशिश ना करें, आपको सुक्की का सामना करना पड़ेगा, जो थोड़ा बहुत भरम आपका रह गया ख्वाजा साहब कह रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा, कामयाब नहीं होनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अच्छा देखिए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा। मैं तो हैरान इस बताऊं, यानी ये साबित कर रहा है कि इस मुल्क में जमहूरियत किसी को इनको पसंद ही नहीं। ये आईनी तरीकाकार है, जमहूरी तरीकाकार है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बड़े हमें बड़े यानी पटाखे चलाया करते थे कि जनाब हमारे पास हक है वो शांगा मंगा की सियासत करना। और ये जो हमें आइन और कानून की पासदारी की बात बता रही है, मैं आपके सामने 4 वाक़े में रखूंगा जहां आइन तोड़ा है, वहां तबाही और बर्बादी की है, वो बिल्कुल इस पर डिस्कशन चल रही है। बैरिस्टर गौर साहब का अपना एक नुक्ता नजर है, देखिए वो चेयरमैन है, वो बैठ के डिसीजन फाइनल उन्होंने लेना है, लेकिन पार्टी की सतह पर बहुत से लोगों का ये अपने जगह ओपिनियन है। जैसे सावदा हामिद रजा साहब ने कहा, मैं खुद इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, हमारे पास राइट है। और वो डर कितना गया, यानी वो यहाँ सादिक साहब धमकियां देना शुरू कर दी, यानी ऐसा स्पीकर तो जो गैर जानबदार तो ना दूर तक की बात है, क्या कर सके अभी तक इस हाउस की जो पामालियां हुई हैं। यहाँ आए लोग आकर उठाकर ले गए एमएनए एमपीएस को, क्या कर लिया इन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर कितने गए जिसपे अमल दरामद किया। स्पीकर तो नालायक आदमी साबित हुआ सारे प्रोसेस के अंदर कि उन्होंने आइन और कानून की पासदारी नहीं कर सके, मानना पड़ेगा। अब तो बड़ी फोर्थकमिंग पर्सनालिटी है यार, सादिक साहब तो बड़े नोन है इस बात के लिए कि वो तो बड़े बुर्दबार हैं, बात सुनते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, आपको बड़ी शिकायत है उनसे। लॉलीपॉप देना इसी को कहते हैं ना, कि क्या यानी बताए ना कि क्या ऐसा काम किया, हम समझना चाहते हैं ना क्या ऐसा को काम किया, क्या ऐसा कोई यानी सवाल जी बड़ी सीधी सी बात है। मैं जो आपके सामने 2 बातें सर, हुकूमत और ऑपोजिशन के जो मुज़ाकरात का एक दौर हुआ, कामयाब तो नहीं हुआ खैर, लेकिन सर उन्होंने ही फैसिलिटेट करवाया, आप क्या चाहते हैं वो क्या करें? क्या फैसिलिटेट किया? हाँ, वो पंजाबी जी कहते ने गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ना या मिट्टी पाओ, ठीक है यार खुदारा भाई, वो क्या ऐसा काम था? कोई ऐसा काम नहीं था, होता वो है जो बिल्कुल ग्राउंड पे आके अमल दरामद हुआ। क्या करा दिया? क्या जुडिशल कमीशन बन गया? नहीं बना। इलेक्शन वक्त पे हो सके थे, इतनी कमेटियां बनी, वो आज नहीं आए, कल नहीं आए, वो रह गया। भाई मुल्क की खातिर सोच रहे हैं, अगर कोई आता या नहीं जाता अपनी जगह, अब आ जाए, मैं आइन और कानून तोड़ना बता लेता हूँ इनके सामने। भाई तरीके तमाम को मुस्तरद करने का इख्तियार स्पीकर के पास था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपनी जगह पर मौजूद है। आइन कहाँ टूटा है, आइन कहाँ टूटा वो बताने लगा हूँ। 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुए थे, नहीं कराए। सदर को तारीख देने का इख्तियार था, गवर्नर को देने का था, इन्होंने पार्लियामेंट के सादा अक्सरियत के जरिए कहा कि नहीं, आइन तोड़ दिया। फिर मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी थी, वो आइन लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये जनाब अगर कागजात अगर टाइम के ऊपर आप लिस्ट दाखिल नहीं कर सकेंगे दूसरी पार्टी को मिल जाए। आपके सारे गिले शिकवे अपनी जगह पर दुरुस्त होंगे, लेकिन सवाल फिर करूंगी आपसे कि जो बात आप करें, देखिए वो तो अली साहब ने भी कहा है कि आपका आईनी हक है, आप लेके आना चाहते हैं अदम एतमाद की तहरीक, आप जरूर लेकर आए। मेरा सवाल सर आपसे कुछ मुख्तलिफ है, अपने कारकुनान को सर क्यों आप जो है कंफ्यूज कर रहे हैं, या ये लफ्ज सख्त हो जाएगा लेकिन गुमराह कर रहे हैं, आप लोग कैसे ला सकते हैं तहरीक अदम एतमाद? नंबर्स ही नहीं है आपके पास, ये एक नया पेंडोरास बॉक्स आपने खोल दिया है, शायद मीडिया को भी इंगेज रखने के लिए अगले मजीद 10 दिन। नहीं, ये बात नहीं है। हाँ। हमारा राइट है ना, उनके पास तो आपका राइट है, लाएंगे कैसे, पूरी कैसे करेंगे ये बताएं। ये अपनी जगह है, ये कहने से भी छोड़ दें, प्रॉपर टाइम पे क्या आएगा ये फैसला कर लिया जाएगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ। लेकिन जो समझने वाली बात है, क्या इस मुल्क को नॉर्मलाइज कर दिया इन्होंने? बेहतरीन मौका था, हमने पैरोल पे रहाई दिलवाई दी थी नवाज शरीफ को कि नहीं, अपने दौजा मोहतरमा के जनाजे के लिए यहाँ गया था, बेहतरीन मौका था, एक बेहतरीन मौका था करीब आने का। अब आ जाए कहाँ, क्या कर रहे हैं, लोगों को घर से उठा रहे हैं, पीका ला लगा रहे हैं, जुल्म ज्यादतियां आज भी चल रही हैं, खत्म कर दी इन्होंने। यानी ऐसी हुकूमत कहने को तो जमहूरी हुकूमत है, शर्म से डूब मरने का कौन सी जमहूरी हुकूमत है? मैं ये बात पूछूंगी गौहर साहब से, लेकिन आपने क्योंकि पेरोल की बात की तो मुझे बात याद आ गई। शेर अफजल मरवत साहब की स्टेटमेंट पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी है, वो ये कह रहे हैं कि पेरोल के लिए जो अप्लाई किया था कोर्ट में जाके अली अमीन गंडापुर साहब ने, उनको कहा गया था जंगी सूरत हाल अगर 2-3 दिन और चलती तो अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि पेरोल पे इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, तो जंग खत्म हो गई तो खान साहब की बात नहीं बनी। नहीं, वो ठंडी हवाएं चलना, ये 12 बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं हुई किसी एस्टैब्लिशमेंट के बंदे से, कोई मुलाकात, और ना हम कोई एनआरओ पे, ना हम ऐसी किसी डील पे। पार्टी का जो तरीका कार है उस पर मैं भी ना रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप मुझे बता दें,
चीफ जस्टिस उमर दयाल साहब थे, साकिब साहब थे, क्या क्या सुनते रहे बातें। यानी इस वक्त जुडिशरी जो आईनी बेंच करके तबाही और बर्बादी कर रही है। हमारी पार्टी उस तरह से एक्सपोज ही नहीं कर रही है उनको। बिल्कुल बताना चाहिए जो किरदार नजर आ रहा है, जैसे अमीनुद्दीन खान जिस तरह अदालतें चला रहे हैं, जिस तरह आईनी बेंच चलाया जा रहा है, ये सारा कुछ एक्सपोज वही तरीकाकार रखना चाहिए जो उनका तरीकाकार है। हम एग्रेसिव नहीं खेल रहे, ये मानना पड़ेगा हमें एग्रेसिव खेलना क्या ये नहीं खेलते रहे, हमारा हक नहीं है उस तरह से। तो आने वाले दिनों में देखिए, इसीलिए तो बातें हो रही हैं, इसीलिए तो बात, और ये आने वाले दिनों में आप देखिएगा सारा कुछ बाकायदा ग्राउंड पे आएगा और एग्रेसिव स्टैंड लिए जाएंगे। चलिए, आपने कहा कि पार्टी के कुछ मामला से आप भी नाला हैं, आपकी पार्टी के अंदर बड़ी कंफ्यूजन है सर, कुछ उस पर भी बात करूंगी। अभी जो आपने एक दो बातें कही, आपने कहा कि ये जो हुकूमत है ये कहाँ आइन और कानून की पामाली करी, आपने वो भी लिस्ट डाउन करके मुझे बताया है। मैं इस पर भी बात करूंगी। इस ब्रेक के बाद अली साहब से कमेंट लेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी अली गौहर बलोच साहब, सर आपने सुनी अजहर सिद्दीक साहब की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि कहाँ आइन और कानून की पामाली हुई है वो आपको मैं बताता हूँ। उन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो भी दी और उन्होंने कहा कि सारा कुछ जो गवर्नमेंट कर रही है हम अपना राइट रिजर्व रखते हैं, कैसे लाना है तरीका और वक्त आप हम पर छोड़ दें, मैकेनिक्स पे वो कह रहे हैं बात ना करें। लेकिन सर इस सारी सिचुएशन को माइंड में रखते हुए एक तरफ तरीके अदम एतमाद की बात, दूसरी तरफ वैसे सड़कों पर निकलकर तहरीक चलाने की बात, और तीसरी तरफ हुकूमत की पेशकश कि मुज़ाकरात हो सकती है, ये सारा कुछ साइड बाय साइड कैसे चलेगा? देखिए, असल चीज वो है, असल सच वो है जो अदर साहब के मुंह से निकल गया है और आपने उस बात पर थोड़ा सा मेरे ख्याल गौर नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो हमारी पार्टी है वो सही नहीं चला रही और हमें अग्रेसिव स्टाइल अपनाना होगा। अग्रेसिव से उनका हाँ जी, अग्रेसिव से उनका मुराद वही है। एक्चुअली इनकी ट्रेनिंग जो इनका पीछे मास्टरमाइंड बैठा है जेल में, ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई के वाकयात किए। ये दोबारा से फिर से पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होने की बात करते हैं। आपने देखा कि जब पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आया, जब सवाल उठाने की जरूरत नहीं थी, जब आपने आवाज के साथ आवाज मिलानी थी, तो उस वक्त भी जो आपके वी लॉगर थे जो आपने बाहर बिठाए हुए हैं वो तो इंडिया की आवाज के साथ आवाज मिला सर। वो पीटीआई की ऑफिशियल पार्टी के ओहदेदार तो नहीं है सर, बल्कि पीटीआई का या ऑपोजिशन का तो जो किरदार रहा उसको तो आपकी गवर्नमेंट सराह रही है पूरे क्राइसिस के अंदर। यशवीन, आप 10, 15, 20, 50 लोग इकट्ठे कर ले, उनको कहेंगे ये हमारे ऑफिशियल ओहदेदार नहीं है, उनको कहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ गालियां देना शुरू कर दे। इंडिया की हाँ के हाँ के साथ मिलाने वाले गैरतमंद लोग नहीं है। के साथ मैं दूसरा ये दरमियान में नहीं, आप अगर दरमियान में बोलेंगे तो फिर या तो फिर प्रोग्राम आप कर लें नहीं और या फिर अगर आपको इतनी सच की तकलीफ है कि आप बर्दाश्त नहीं करते किसी दूसरे की बात नहीं और बात सुना, आपको टाइम नहीं मिलेगा बात करने का। जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी बात सुनिए, मुकम्मल करें, उसके बाद आप अपना मौक़िफ़ दें जिस तरह से मैंने खामोशी के साथ सुनी आपकी बात, मुकम्मल करें। देखिए बात ये है जी, मेरे नजदीक एक सियासी कारकुन इन्होंने भी लोग बैठाए हुए हैं। डिजिटल दहशतगर्दी क्या थी जो ये पाकिस्तान के खिलाफ करते रहे, जो इन्होंने 9 मई के अंदर जो कुछ किए वो किससे ढका छुपा हुआ नहीं। इंडिया के बेशुमार वो बायस किस्म की वी लॉगर थे जो कहते थे कि हम ऊपर से हमला करेंगे और अंदर से पीटीआई वाले हमारे साथ चलेंगे। ये आप रिकॉर्ड का हिस्सा चीजें आप उठाकर देख लें। आप खुद एक माशाल्लाह बड़ी एक नामवर साफी है, क्या आपने वो चीजें अपनी आंखों से नहीं देखी और सुनी पिछले दिनों में? सर भारतीय जो आप बात कर रहे हैं सर, मैं सबसे गुजारिश कर रही हूँ कि भारतीय मीडिया की कहीं भी तो किसी भी बात को कोट ही ना करें। उन्होंने साबित कर दिया कि सर वो सेंसलेस है, हाँ वो बेसिस बात करते हैं। वो देखे ना, वो मैं भी ये कहता हूँ, मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, लेकिन वो बार बार इन्हीं का नाम लेते हैं। दूसरी बात ये है कि आप उनको छोड़ दें, आप इनके वो जो व्लॉगर थे आप उनको तो नहीं डिनाई कर सकते। आप जो ये मीडिया के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी करते हैं उसको उससे भी। अच्छा सर, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आप मुझे नून लीग के 4 व्लॉगर्स बता दें तो आप किसका नाम लेंगे सर? ये तो देखे ना आप। हाँ भाई देखें, 9 मई के वाकयात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ। 9 मई के वाकयात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। वो किसने किए, किसी से मुझे बताएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN 3-4 दफा हुकूमतें टूटी, जेलों में बंद रहे, सजाएं हुई, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सुन लो ना मेरा भाई, तुम्हें तकलीफ जरूर है, ब्रेक पे तो पाँव रखो ना। आप तकलीफ इतनी है कि तुम बात भी नहीं करने देते। सर वैसे अली गौहर बात अगर सुनोगे नहीं तो फिर किस तरह बात आगे तो अभी मैं बात ही नहीं करी ना, जो मैं अभी बात करी हूँ नहीं, मैं तो कर रहा हूँ ना, मेरा राइट है कि मैं अपनी हुकूमत पर उस बात का रेफरेंस दूं। अली गौहर साहब, आपकी हुकूमत दहशतगर्दी कहूंगा सर, आपकी हुकूमत में वफाकी वज़रा ने, सब लोगों ने, टॉप लीडरशिप ने आपकी ऑपोजिशन के किरदार को सराहा है।
जंग के वक्त में आप गिला कर रहे हैं। हम जिन लोगों को चल रहा है उनको, उनके बारे में तो ये भाई साहब मसूफ फरमा रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि वो ठीक हम नहीं कर रहे हैं हमारे पास, ठीक हो गया। ये तो उनसे इनकार है। उन्हीं लोगों की तरफ तो ये इशारा कर रहे हैं कि जो बिल्कुल हम करेंगे। जिन लोगों ने अच्छा किरदार अदा किया है, मैं उनकी बात तो नहीं कर रहा, मैं सारी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं तो पार्टी के उन एलिमेंट्स की जो इनका दहशतगर्दी वाला एलिमेंट है और जिसका मास्टरमाइंड पीछे बानी पीटीआई खुद है और उसके लोग हैं। मेरे नजदीक 9 मई के वाकयात करने वाले और इंडिया से पाकिस्तान में हमले करने वालों में कोई फर्क नहीं। सबने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। सिद्दीक साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सिद्दीक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, आई एम श्योर कि आप उसको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे होंगे, लेकिन सर जो बात अभी आपने की ना, वो आई एम श्योर मुझे पता था उस वक्त भी कैली गौहर बलूच साहब जो है उसके ऊपर बात करेंगे। सर, आप लोगों की पार्टी के अंदर कंफ्यूजन भी है, पार्टी की जो एक्टिव लीडरशिप है उसके ऊपर बड़ी शदीद तनकीद भी हो रही है। इबाद फारूक साहब की मैंने अभी थोड़ी देर पहले अडयाला के बाहर से वीडियो देखी है, उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे मरवा के, कैदे काट के, जेल काट कर इस गर्मी में अगर अडयाला जेल के बाहर आके खड़े हो सकते हैं तो हमारे इलेक्टेड एमएलएज एमपीएस हमारी लीडरशिप कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं आते? इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर बूढ़े हो रहे हैं, उन्होंने कहा, और उनकी हड्डियां गल रही हैं जेल के अंदर, लेकिन यहाँ बाहर किसी को फिक्र नहीं है। तो सर ये एक इशू तो है जो आपके मुखालफिन भी आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और आपकी पार्टी को भी इससे नुकसान हो रहा है। देखिए, तस्वीर के दोनों रुख देख रहे हैं। एक तो आपके सामने 144 लगा देना, नजरबंदी की ऑर्डर जारी कर देना, टीका के तहत पकड़ लेना या अपना सड़कें बंद कर देना, अडयाला जेल में किसी को पहुंचने ना देना, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है ना। तो उसमें वहां तस्वीर का एक रुख ये है, तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि जैसे भी हालात हो, मुश्किल से मुश्किल भी हालात हो, पहुंचना चाहिए सबको। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इस बात से। यानी मैं ये नहीं कहता कि जितने भी मैक्सिमम लोग को आना चाहिए, यानी बार बार रोकेंगे करेंगे तो आप ये कि ना एहतजाजी सियासत तो आपको करनी है। और एहतजाजी पुरअमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी इंतशारी सियासत की है ना, की है ना करेगी ना कभी। वो जो बातें ये करते हैं ना सारा, अब देखिए 4 में मैं तो अब 9 मई के जो केसों में पेश होता रहा हूँ, मैंने एविडेंस सारी देखी है, कोई भी एक एविडेंस ऐसी नहीं जो साबित कर सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें इन्वॉल्व है, इमरान खान ने इसमें इन्वॉल्व है। कोई भी अगर होते तो आप तक कोई एविडेंस तो ले आते। 4 बयान बदल चुके हैं उसमें। अब वो अच्छा नहीं लगता, शर्मिंदगी होती है। और मैं तो वो आदमी हूँ जिसने 5 जून 2023 को लंदन में कपड़ा समझा था कि भाई इसमें एमनेस्टी दे दें, मत छेड़ें इस मामले को। अगर आज आएगा आप सच्चाई पे जाएं, मुझे बताया 90 दिन में इलेक्शन कराए होते तो ये हाल होना था। सर, आप दोनों जो है वो बाजी की बातें ज्यादा कर रहे हैं, आज की बात कोई नहीं कर रहा। अभी थोड़ी देर पहले सर आपने खुद कहा कि आप नाराज हैं जो करंट लीडरशिप है उससे। अब जब मैंने आपसे सवाल किया तो आपने कहा कि जेल में तो जाने ही नहीं देते, तो वो क्या करें? तो सर इसका फैसला कर लेना कि जो लीडरशिप आप लोगों की बाहर है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है या कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सूबाई हुकूमत से भी सर आपकी आवाजें उठने लग गई हैं। शकील अहमद साहब कह रहे हैं कि सूबा जो है उसमें हमारी हुकूमत तो नहीं है, वहां तो एक कॉम्प्रोमाइज हुकूमत काम कर रही है। इबाद साहब का भी स्टेटमेंट जो है वो मैंने आपको सुना दिया, अलीमा खान साहिबा के खुद के बयान आपके सामने, तो थोड़ा इससे वजाहत हो जाए ना सर। देखिए, मैं एक बात बताऊं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑलवेज देयर, हमेशा रहता है। यानी मुझे खुद एतराज है इस बात के ऊपर कि जनाब फुल खिला के सामने खेलना चाहिए, आना चाहिए, जलसे जुलूस एहतजाजी सियासत बिल्कुल करनी चाहिए पुरअमन, तो कोई शक नहीं, और इसमें आना भी चाहिए। लेकिन वो पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात में आके एक सर्टन मीटिंग्स करके ये तय करना होगा कि जब मुलाकात करने जाना है मैक्सिमम लोग पहुंचे। यानी ये कुछ स्ट्रेटेजाइज करने वाली चीजें हैं, स्ट्रेटेजाइज होनी चाहिए। ये हमारा हक है, हमारा राइट। आप अंदाजा लगाएं किस मुल्क में रह रहे हैं, आप खुद सोच लें कि यहाँ अभी इस तरह आपने देखा ना ट्विटर पे पाबंदी उठाई और उसके बाद देखा सोशल मीडिया के जो वॉरियर है, चंद लोगों को छोड़ दें, उनको ऐसे हमारे साथ अटैच कर देते हैं कि हमारे यूट्यूबर है। मैं यूट्यूबर के नाम में ना जो शुरू करूँ, आप गंदी गालियां सुनेंगे, आप सुनना पसंद नहीं करेंगे जो नून लीग का बयानिया लेकर चलते हैं। और वो शर्म और हया का पैगाम, थोड़ी सी भी हया नहीं है उन लोगों में। उदाहरण छोड़ दें, जिस तरह वो लोग आप लोगों ने छोड़ा हुआ, हम लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा ना, आप किसको ऑन करते हैं, कोई आप लोग ऐसी फैक्ट्री नहीं है। अच्छा, अली गौहर बलोच साहब, सर ये सारा क्राइसिस हुआ उसमें आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो सर किया ब्लेम, जो भी आपने कहा कि उनका किरदार था, जो भी आपके नजदीक आपने उस पर बात की है। सर नवाज शरीफ साहब का किरदार और मरियम नवाज साहिबा का किरदार, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सवालात तो सर उंगलियां तो वहां भी उठ रही हैं कि इतनी खामोशी, मुल्क में जंग लग गई, मुल्क के 3 मरतबा के वजीर आजम से उन्होंने एक बयान देना गवारा नहीं किया। और अब बहुत से लोग जो है, फैसल वाउडा साहब ने जो कुछ कहा है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि टिकटॉक की पंजाब की जो हुकूमत है वो एक लफ्ज नहीं बोली इस पूरे क्राइसिस में, नवाज शरीफ की खामोशी पर भी उन्होंने तनकीद की। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कुछ हल्के हैं जहां की मैसेजिंग होती है फैसल वाउडा के जरिए, तो क्या मैसेजिंग हो रही है सर? आप लोगों को बताया जा रहा है कि नाराजगी पाई जाती है?
देखिए, पहली बात तो ये है कि फैसल वाडा साहब कोई हमारी पार्टी के बंदे नहीं है, और दूसरी बात ये है कि वो कोई ना ही हमारी पार्टी के स्पोर्ट्समैन है, बल्कि वो जाहिर है कि उन्होंने बाद में किसी हद तक पीपल्स पार्टी में शमूलियत कह लें या उधर उनकी हमदर्दियां हैं, तो उस हवाले से हम तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके नवाज शरीफ साहब को यही तो क्रेडिट जाता है कि ये वो लीडर है जिसने उस वक्त जब वो वजीर आजम था और जहांगीर के मकाम के ऊपर धमाके करवाए थे, जब अमेरिका की तरफ से खुलेआम धमकियों और बड़े बड़े अरबों डॉलर की ऑफर आ रही थी, जिसने अपनी जूते की नोक के ऊपर ठुकराई थी। आज भी जब मुशावरत का अमल आया तो नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद बुलाया गया, ऊपर नहीं गए। अपने भाई को जो कि वजीर आजम है, आज के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है, जब भी नवाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे तो उन्होंने खुल के वो किरदार अदा किया। आज नवाज शरीफ की जुबान कौन बोल रहा है? शहबाज शरीफ बोल रहा है। आज नवाज शरीफ की जुबान उसकी पार्टी बोल रही है। देखिए ये ना करें, वो एक बहुत सीरियस सियासतदान है। उसको जाहिर है वो क्या, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ जो नून लीग और जो पंजाब में डिलीवर कर रही है, जो मरकज में डिलीवर कर रही है, जो नून लीग का किरदार है, जो नून लीग के वज़ीर आज़म का किरदार है, वो तमाम नवाज शरीफ की डायरेक्शन पर। तो सर आप लोग फिर ये कह दें ऑफिशियली कि नवाज शरीफ साहब अब एक्टिव लीडरशिप नहीं है आपकी पार्टी की, फिर तो बात समझ में आती है। नहीं, एक्टिव लीडर है। कैसे एक्टिव? उन्होंने उनका काम पार्टी की निगरानी करना है, उनका काम पार्टी को पॉलिसीज बना के देना है, उनका काम पार्टी के लिए और मुल्क के लिए खड़े होना है, जिसमें उनका भाई, उनकी पार्टी, उनकी बेटी सरेआम जो किरदार अदा कर रही है। इनके पास तो बुगदार जैसे चीफ मिनिस्टर थे। आज मरियम नवाज से इनकी परेशानी समझ में आती है, किस तरह से वो पंजाब में डिलीवर कर रही है। इनके तो ये तो परेशान है कि इन्होंने कर क्या दिया है। ये तो सिर्फ फर्क होगी के जरिए पंजाब को खाते रहे। इनको पहली दफा पता चला है कि वज़ीर आज़म सिर्फ ऐसे होती है, जिस तरह से कि आप कभी उसको टिकटॉकर कहते हैं, कभी कोई कहते हैं। ये तो वो अंदर से अपना बुग़्ज़ निकालते हैं। मुझे अली गौहर साहब एक ब्रेक लेनी है। जी अदर साहब एक ब्रेक वापस आके आपसे जवाब लेती हूँ। मुझे एक ब्रेक लेनी है, फिर मुझसे बात करेंगे आप। सर मैंने आपसे काफी बात कर ली है, वैसे चले मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मजीद इसी इशू पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले अली गौहर बलोच साहब, आपने कहा था मैं आपसे शुरू करूंगी बात, लेकिन सर आप अपना नुक्ता दे चुके थे। मैंने एक दो सवाल पे और बात करनी है। नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं बोले, मरियम नवाज साहिबा का क्या मौकफ था, आपने उस पर बात कर लिए। अदर साहब एक क्विक कमेंट अगर कर दीजिए, जो आप कह रहे थे कि आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। मैं एक दो इशूज और हैं उन पर बात करना चाह रही हूँ सर। अच्छा देखिए, एक बात बड़ी वादे है, मैं नहीं कहा करता, असल गद्दारी कहा करते थे, मुझी का जो यार है गद्दार है। सज्जन मिटल कौन था? नरेंद्र मोदी आमों की पेटियां लेके, साड़ियां लेके किनके घर आते थे? इनकी जो सऊदीया के अंदर फैक्ट्रियां थी उनमें कौन मुलाजिम थे? पंजाब के अंदर शुगर मिले थी, वहां इंडियन क्या कर रहे हैं आते थे। ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। जो बात आज पूरी कौम कर रही है ना कि नवाज शरीफ ने कोई, इनका सोशल मीडिया उठाकर देख लें कि मोदी का नाम कितने लोगों ने लिया। अब तो ठीक है कि आप बैठकर जो मर्जी पाकिस्तान जिंदाबाद पूरी कौम कहती है। सवाल है कि दुश्मन तो मोदी है ना, मोदी का जो यार है गद्दार है, और उसमें नवाज शरीफ बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। वो एक कौमी लीडर नहीं रहे हैं। सर नवाज शरीफ की जमात की हुकूमत, सर नहीं अदर साहब देखिए ना, ज्यादती आप भी ना करें। नवाज शरीफ की जमात की हुकूमत है इस वक्त, ठीक है, वो मियां साहब खुद नहीं बोले, वो सवाल मैंने भी कर लिया। सर नून लीग की हुकूमत में एक जंग हुई सर, और उस जंग में पाकिस्तान ने अल्लाह के फजल से कामयाबी हासिल की। क्रेडिट दें सर। देखिए जमात हुकूमत नहीं कर रही है, यहाँ हुकूमत जो कर रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम। आप भी ऐसी हुकूमत कर रहे थे जब पुलवामा के बाद अभिनंदन वाला सारा वो मिस एडवेंचर किया भारत ने, तब आपकी भी कोalition गवर्नमेंट थी। आपको भी कहा जा सकता है कि सर आप लोग उस वक्त जो है आप लोगों की कोई वर्थ या वैल्यू नहीं थी, एस्टैब्लिशमेंट ने उसमें वोट नहीं किया। लेकिन वहां पर पार्टी की लीडरशिप ने, इमरान खान साहब ने, सबने एक ने खुल के स्टैंड लिया। तो यहाँ भी लिया, प्राइम मिनिस्टर ने खुल के स्टैंड लिया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने लिया, डिफेंस मिनिस्टर ने लिया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने लिया। सर एक्टिव मशीनरी गवर्नमेंट की तो ये लोग हैं ना, ये सारे आपको इनमें से कोई भी ऐसा था जो आपको मिसिंग इन एक्शन लगा? देखिए एक्टिव किया है कि वो पाकिस्तानी फौज और हमारी पाक फिजाइया ने किरदार अदा किया। तो सर उन्होंने ही करना होता है ना, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं जाते बॉर्डर पे जंग लड़ने। सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा वाज़ेह है कि नजर आना चाहिए क्या ऐसा काम किया है
इनकी लीडरशिप ने कैसा काम किया वो समझाया हमें। सर नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास एक ऐसे वक्त पर बुलाया कि भारत के पसीने छूट गए। मेरा ख्याल है कि ये सिविलियन लीडरशिप ही करती है सर। नहीं वो शहबाज शरीफ से नहीं, वो शहबाज शरीफ से, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, चीफ ऑफ द चीफ एयर मार्शल से, उनसे पसीने छूटे हैं। ये शहबाज शरीफ से मैं यही कहूंगा, आपने जो बेस लाइन एस्टैब्लिश किया, फिर उसके बाद मैं ये कह दूं ना कि 2019 में भी पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की थी, आप लोगों का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। वो भी उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट, उस वक्त की फौज और फिजाइया ने किरदार अदा किया था। उस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप फार्म ने फ्रंट पे आकर खेली थी। यही तो फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूं, उन्होंने फ्रंट पे आकर खेला था। सर जैसे आप ये कह रहे थे ना, मैंने अली साहब को दोबारा शामिल करना सर, लेकिन जो बात अभी आप कर रहे थे ना कि एक पॉजिटिविटी हमें नजर आई थी पोस्ट वॉर पाकिस्तान के अंदर, सर आई रियली होप कि आप लोग भी उस पर कैपिटलाइज करें, जैसे हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि उस पर कैपिटलाइज करें। अली गौहर बलोच साहब, वक्त थोड़ा सा कम है सर, आपने आई एम श्योर रिस्पॉन्ड करना होगा, जरूर कीजिएगा। लेकिन सर साथ ही साथ की जो बात मैं कर रही हूँ ना कि जो मुल्क में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था सर, उसको कैपिटलाइज करने की जरूरत थी। एक तो मैंने सुना कि आप लोगों ने कहा कि मुज़ाकरात अगर ये करना चाहते हैं तो हम अभी भी राजी हैं। सर बिलावल भुट्टो की क़यादत में एक वफ्द तश्कील दिया गया जो कि वर्ल्ड कैपिटल्स में जाएगा। सर क्यों नहीं पीटीआई से, ऑपोजिशन से आप लोगों ने उसके अंदर रहनुमा जो है उनको शामिल किया? अगर वो कर लेते तो आपको नहीं लगता कि एक ज्यादा अच्छा मैसेज जाता, हुकूमती वफ्द की जगह वो एक पाकिस्तानी वफ्द होता? नहीं, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के लिए इनका जो किरदार है वो किससे ढका छुपा कि आज भी आप खुद बता रही थी कि हमारी पार्टी की तरफ से भी इनके कुछ लोगों की तारीफ की गई, जिन्होंने पॉजिटिव बात की, हमने बिल्कुल उनकी तारीफ की, हम उस बारे में फराखदिली का मुजाहरा करते हैं। लेकिन इन्होंने जो मुल्क के लिए किया, मुझे बताएं IMF को खतूत किस लिए लिखे गए कि आप पाकिस्तान को कर्जा ना दें? ये तो नहीं कहा कि नवाज शरीफ को कर्जा ना दें, शहबाज शरीफ को ना दें, जरदारी साहब को ना दें। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लें। फिर हम जब डिजिटल दहशतगर्दी की बात करते हैं, मुझे बताएं कि कौन सी पार्टी है जिसने सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जलगार की, शुहदा के तमस्खर उड़ाए? वही पार्टी है जिसने सोशल मीडिया के जरिए भारत को भी नाको चने चबा दिया और हमने उनको डिजिटल वॉरियर कह दिया। अब मेरी बात आप भी सुन रहे हैं सर, मैंने उनको भी इसी तरह इंटरप्ट किया जी। पूरे पाकिस्तान के इदारों के ऊपर ये आज तक भी हमलावर उसी स्पीड के साथ हो रहे हैं जो जिस तरह पहले। ये अलग बात है कि अब इनकी सोशल मीडिया टीम जो पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी करती है उसको काफी हद तक नकेल डाल दी गई है, लेकिन इसके बावजूद ये बात नहीं आते। ये तो पाकिस्तान की शुहदा का भी मजाक उड़ाते हैं और जिस तरह से इन्होंने शुहदा के मुजस्समों को तोड़ा है, जहाजों को आग लगाई है, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि जहां तक मुज़ाकरात की बात है, हम सियासी हुकूमत है, सियासी पार्टी कब अपना दरवाजा बंद करती है? ये पॉलिटिकल गुफ्तगू करना चाहते हैं, हाँ NRO की बात ना करें, केसेस इनके अदालतों के अंदर है, ये भुगते। हमने तो कोई इनके खिलाफ वो केस नहीं बनाया हुआ, वो इनका हमने तो नहीं मशवरा दिया था आप 9 में ही कर दें, हमने तो नहीं कहा था कि तोशा खाना से चोरियां कर लें, हमने तो नहीं कहा था कि फरागोगी के जरिए नेक्सस बनाकर 6-6 कैरेट की अंगूठियां मांगे। तो जो आपका किया धरा है वो आपने खुद फेस करना है। चलिए मेरे सवाल का जवाब दे देना। एक डेलीगेशन में जाना है, उसके अंदर अगर ऑपोजिशन के लोग होंगे तो ये क्या अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा सर? एक तो ये, दूसरा सर ये नेशनल फिस्कल पैक्ट का भी यही मामला है जो जिसका मकसद ये है कि सूबों के दरमियान और विफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन करनी है। सर वो कैसे होगी कोऑर्डिनेशन जब PTI का मेंबर ही नहीं रखा आपने उस कमेटी में जिसने इस पैक्ट के ऊपर काम करना है? देखिए बात ये है कि पहली बात तो ये है कि ये जो फिलहाल डेलीगेशन तश्कील दिया गया है ये ऑलमोस्ट हुकूमती पार्टी की तरफ से दिया गया है और उनके लोगों का। लेकिन अगर ये बाहर अरबों रुपए खर्च करके पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में लॉबिंग कर सकते हैं तो ये अपना वफद क्यों नहीं तश्कील कहा है? वो तो ऐलान कर दिया है, नजर आए ना ये बात करें। कि वो अपना वक्त भेजेंगे। याद होगा आपको याद होगा कि जब इंडिया ने उस वक्त हमला किया था और इन्होंने वजीर आजम साहब ने उस वक्त के जो वजीर आजम थे पानी PTI उन्होंने हाथ जोड़ के पायलट को फौरन वापस कर दिया था। तो उस वक्त आपको याद होगा कि इनके वजीर खारजा जब कश्मीर पूरा कब्जे में था मोदी ने, और उस वक्त इनके वजीर खारजा रोज हफ्ते बाद एक मुल्तान में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। जब मोदी पूरी दुनिया का दौरा कर रहा था तो ये मुल्तान में खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे अपने दरबार में खड़े होकर कि जनाब हम मजम्मत करते हैं। इस तरह से लॉबिंग होती है और उस वक्त हम चीख के कहते थे कि भाई आप हमें ना ले जाओ, खुद ही चले जाओ, लेकिन पूरी दुनिया में जाओ, लोगों को बताओ कि इसने कश्मीर के ऊपर क्या शब्द फोन मारा है। लेकिन ये उस वक्त इनकी जुबान गंग थी और इनके मुंह से
तो उस वक्त तो ये इसी ट्रंप के साथ दौरा करके आए थे। सर चलिए वही बात आ गई ना कि आप लोगों ने माजी की तलखियों को ही कैपिटलाइज करना है, पोलराइजेशन को हवा देनी है। ऐसा मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, शिबली फराज साहब ने तो अनाउंस कर दिया है, वो कह रहे हैं कि हम पीटीआई का अपना वफ्द भेजेंगे, हम खुद जाएंगे वर्ल्ड कैपिटल्स के अंदर। मेरा सवाल कुछ और था सर, गवर्नमेंट को बड़े भाई का किरदार अदा करना होता है। पाकिस्तान के खिलाफ ही बात करेंगे, पाकिस्तान के हक में नहीं बात सर, आप साथ लेके जाते ना, आप साथ लेके चले जाते। इनका सारा दारोमदार जो है वो बानी पीटीआई के बारे में, ये तो खुद कहते हैं, जो बाहर से डेलीगेशन आते हैं उनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, उनको बुला बुला कर बातें करते हैं। पाकिस्तान में लीडरशिप के ऊपर हुआ करता है, लेकिन चले ये तो पाकिस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। फलस्तीन पर बात करने की बजाय कहते हैं पाकिस्तान में हकूक की पामाली हो रही है। इनको इसराइल की पामाली नजर नहीं आती, पाकिस्तान के अंदर पामाली नजर। क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। जी अजहर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर, प्लीज। देखें, याददाश्त कमजोर है। हमारे दौर के अंदर इंडिया की दोबारा जरूरत नहीं होने दी थी हमने जो पाकिस्तान पर हमला कर सके। इनके दौर के अंदर जो मर्जी आप कह लें कि हमारे 6 जगहों के ऊपर हमला हुआ है, जो मर्जी आप कह रहे हैं इस बात को, ड्रोन यहाँ तक पहुंच गए, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। सर जहाज आ गया था आपके दौर में भी, देखे ना वही बात आ जाती है कि ये बातें मेरा ख्याल है अब जहाज पूरा आ गया था, बालाकोट तक पहुंच गए थे। जी नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना सर, ये जो हमें बताना चाह रहे हैं ना कि हमारा और इतनी जबरदस्त फॉरेन, अभी आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया था नेशनल कोहेजन का। मुझे ये बताएं, अगर थोड़ी सी शर्म और हया होती तो इस टीम में पूरी पाकिस्तान को, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करते और वो लेकर ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं। यानी इसमें तो कोई शक नहीं है, हमारे पास बड़ा टैलेंट मौजूद है जो इन सारी चीजों को हैंडल कर सकता है। नेशनल कोहेजन की बात थी, लेकिन है नहीं ना, अपना एक पढ़े लिखे नहीं है और फिर झूठ बहुत बोलते हैं। एक नॉर्मल सी रूटीन इनकी अपनी जगह पर है, हमें चीजों को आगे लेकर जाना है और उसके लिए देखिए, जब तक आप एक नेशनल को, यानी एक टाइम ऐसा है, किसने कहा कि इंडिया से खतरात खत्म हो गया। इंडिया आज भी बैठा हुआ बदला लेगा, वो कब लेता है ये मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन अगर हम इस स्टेज के ऊपर भी अपने आप को इकट्ठा नहीं करेंगे, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा इंप्रेशन लेके जाएंगे, क्या करना है इमरान खान को और रखे अंदर, आपके पास केस कोई है, यानी क्या करते हैं सारे केस जो कह रहे हैं ना, बता रहे अदालतों ने खुद डिले हैं, प्रोसिक्यूटर इनके नहीं आते, खुद एडजर्नमेंट लेते हैं, कभी एक जैसे ट्रांसफर कभी दूसरे जैसे ट्रांसफर। अगर मेरिट पे होता तो इमरान खान तो कब के बाहर आगे होते। क्या केस है इसमें, कोई ऐसी नहीं है। वक्त हो गया सर, वक्त होता तो मैं इसमें मजीद जरूर बात करती, लेकिन बात जो मेरा सवाल था वो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैं नेशनल कोहेजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रही थी कि एक नेशनल यूनिटी का और इस बात का मैसेज जो कि हमने पहले ही एक्टिव जंग में दुश्मन को दिया है कि हम इस तरह के मामले में अगर कोई बैरूनी दुश्मन आ जाएगा तो हम एक कौम है। ये मैसेज अगर हम डिप्लोमेसी के थ्रू भी देते, इस वक्त के अंदर शामिल हो जाती ऑपोजिशन जमात के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाते, तो मेरा ख्याल एक बहुत अच्छा मैसेज होता। आपका बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, सर आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अजहर सिद्दीक साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम ऑल्सो न्यूज टॉक से। व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।